नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा आपकी आवाज। बात करते हैं टिकटॉक स्टार भाजपा नेत्री व बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली फोगाट की, जिनका अभी हाल ही में अकस्मात मृत्यु हो गई थी। करीब 1 साल पहले वो तहलका हरियाणा के स्टूडियो में आई थी और अपनी जीवन की जो सारी जो जानकारियां थी वो हमारे साथ साझा की थी। तो आइए दिखाते हैं आपको सोनाली फोगाट से 1 साल पुरानी वो बातें, जब उन्होंने हमारे स्टूडियो में आकर अपने मन की बात हमसे की थी। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहेंगे जिन्होंने अपना कड़ी मेहनत करके, कड़ा संघर्ष करके जीवन में अपनी एक नई पहचान बनाई है। हमारे साथ मौजूद हैं सोनाली फोगाट जी, स्टार हैं हिंदुस्तान की। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है तहलका हरियाणा में। धन्यवाद आपका। मैडम, मैं आपसे सबसे पहले बात करना चाहूँगा आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई और कुछ परिवार के बारे में आप बता सकें कि भाई आपके परिवार में कौन कौन है और शिक्षा आपने कहाँ से की? देखिए, मेरा जन्म हिसार के पास गाँव बालसुंदर में हुआ, मेरे ननिहाल में। और उसके बाद मेरी पढ़ाई लिखाई जो है गांव में एक सरकारी स्कूल में हुई, जहाँ मेरा मायका है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का। 10वीं क्लास मैंने अपने गांव के सरकारी स्कूल से की। और उसके बाद मेरी कम उम्र में शादी हो गई। तो मैं जब 16.5 साल की थी उस समय मेरी शादी हुई। और उसके बाद जो आगे की पढ़ाई लिखाई थी वो मैंने हिसार में आके की और नोएडा में आके की। और उसके बाद फिर परिवार जो है वो कभी नहीं चाहता था कि घर की बहुएं जो है बाहर निकल के काम करें, लेकिन मेरी इच्छा कहीं ना कहीं रहती थी हमेशा कि मुझे कुछ करना है। बचपन से ही मैं चाहती थी। और खासकर जब टीवी देखती थी तो मुझे लगता था कि जिस तरह से पर्दे पे धर्म जी को देखते थे, उनके साथ हीरोइन शर्मिला टैगोर, शायरा बानो, इनको देखते थे तो मुझे लगता था कि मुझे भी इस पर्दे पे आना है कभी। तो और साथ ही मैं बचपन में जब 7वीं क्लास में थी तब मैंने प्रौढ़ शिक्षा अभियान से समाज सेवा शुरू की, शिक्षा अभियान चलाया। और मेरे टीचर जो आज भी मेरी तारीफ करते उस बात के लिए, तो मैं हमेशा ही इन कामों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया मैंने। और ससुराल में आने के बाद भी ये चीज़ें जारी है। ठीक है। अगर मैडम आपसे मैं पूछूं कि आपकी जीवन का संघर्ष कहाँ से शुरू हुआ? संघर्ष उसको जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक कोई चीज का ज्ञान नहीं था और कुछ दुनियादारी का पता नहीं था, गृहस्थी का पता नहीं था कि क्या होता है। माँ बाप ने स्कूल भेजा, स्कूल जाते जाते शादी होने के बाद जब ससुराल में आई तब चीजें की शुरुआत हुई। और जब इंसान के कंधों पे खुद के बोझ पड़ता है तब वो सीखता है। मैंने भी सारे घर के काम भी सीखे और जब काम करने की इच्छा जताई तो बहुत सारी मुश्किलें आई। और संघर्ष से ही कहेंगे इसको, जब कोई दिल से चाहता है कि मैं ये करना चाहता हूँ लेकिन आपको परमिशन ही नहीं करने की, तो उस समय जब मुश्किलें आना स्टार्ट हुई, फिर कहीं ना कहीं मेरी भावना को समझा मेरे परिवार ने। मेरी सास हमेशा चाहती थी कि मैं जो नहीं कर पाई मेरी बहू करे। मैडम, आपको जैसे हिंदुस्तान की हम बात करें, पूरे इंडिया की बात करें, टिकटॉक के माध्यम से आप ज़्यादा फेमस हैं, तो वहाँ पे मतलब क्या सोच लेकर आप टिकटॉक पे आना आपने स्टार्ट करें? देखिए, कुछ 15 साल का मेरा जो सफ़र है काम करने का है। घर से बाहर निकल के मैंने 2008 में से अच्छी तरह से शुरुआत कर दी थी मॉडलिंग से। प्रिंट वगैरह दिल्ली में मैंने प्रिंट शूट, काफ़ी दूरदर्शन में एंकरिंग की। वो चीज़ों की शुरुआत मैंने की। और फिर उसके बाद जब साथ साथ मैंने बीजेपी भी ज्वाइन किया, तो दोनों चीज़ें मेरे साथ चलती थी। मैं क्वेश्चन आपका फिर से सुनना चाहूँगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो टिकटॉक पे आप फेमस हुई, टिकटॉक का, तो ये जो इतने सालों का सफर जो चल रहा था मेरा, एक्टिंग, राजनीति, दोनों चीजें चल रही थी। तो ऐसे कि कई बार सुनने में आता था कि आप राजनीति कर रही हैं, समाज सेवा क्षेत्र में हैं, तो ये एक्टिंग छोड़ दो, क्या जरूरत है।
और इस तरह की चीज़ें कई बार पर्दे पे ऐसे दिख जाती है, वो गलत होगा आपके लिए, आपके वीकनेस का कारण बनेगा। लेकिन मैं कलाकार हूँ, मेरा कलाकार का दिल है, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं मेरी कला को मतलब दबा लूँ या छोड़ दूँ इसको, मुझसे नहीं हो पाया। और मैं जब बराबर मुझे शूट जो मिलते रहते, चाहे कोई फिल्म मिली, अच्छा रोल मिला तो मैंने किया, चाहे मुझे कोई शो मिला, अच्छे चैनल पे मैंने काम किया, जैसे जी के मैंने शो किए हैं, मैंने अच्छे एक्टर के साथ फिल्में की हैं, तो वो चीज़ें मैं कंटिन्यू कर रही थी। तो मुझे 2018 में रवि किशन और जिमी शेरगी के साथ एक फिल्म शूट चल रहा था मेरा, तो उस समय मुझे टिकटॉक ऐप दिखा, मैंने डाउनलोड किया, मैं बॉम्बे में थी तब उसी समय मैंने बनाना अपना स्टार्ट किया, धड़ाधड़ वीडियो मैंने बनाए और डाले। मुझे लगा हरियाणा वाले कहाँ देखेंगे, हरियाणा वाले वो ऐप मतलब इतना पॉपुलर नहीं था उस समय, तो मुझे लगता नहीं था। लेकिन हरियाणा में जब मुझे टिकट मिला तो वो टिकटॉक उजागर हो गया मेरा। पर कुछ आप जैसे साथियों ने कहा, पत्रकार साथियों ने, कि सोनाली जी आप इस टिकटॉक को डिलीट कर दीजिए, सारे वीडियो डिलीट कर दीजिए, शायद आपको टिकट मिलने वाला है तो आप चुनाव लड़ेंगी तो लोगों को क्या जवाब देंगे। मैंने कहा जवाब है मेरे पास, मैं कलाकार हूँ और ये मेरी कला है जो मैंने यहाँ पे दिखाई है, और मेरी राजनीति एक अलग चीज है, कला एक अलग चीज है, तो उसको मैंने जारी रखा। तो बड़ी मेहनत करके फॉलोअर्स बनते हैं, जैसे टिकटॉक पे आपके बने सब्सक्राइबर्स पे, तो एकदम अचानक जब आपको खबर मिली कि टिकटॉक बंद होने वाला है, करीब जहाँ तक मुझे जानकारी है 135 के आपके सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स थे इसमें टिकटॉक। हाँ, मेरा था टिकटॉक पे 4.5 लाख के आसपास। 4.5, तो हाँ। ठीक है। तो अभी आप राजनीति की बात कर रही थी, किससे प्रेरित हुई आप, किसने आपको बताया कि राजनीति में जाना जरूरी है, या आप किसी को देख के प्रेरित हुई कि राजनीति में जाना चाहिए? देखिए, मैं जहाँ से आती हूँ, मेरे पापा जैसे खेती करते हैं और गांव के माहौल में मेरी जैसे पालन पोषण हुआ, तो वहाँ पे इन चीज़ों को हमने कभी रियलाइज ही नहीं किया था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी कभी। ये तो देखिए मेरे ससुराल वालों ने मेरा साथ दिया, मुझे परमिशन दी काम करने की, तो मैं नोएडा तक पहुँची, फिल्म सिटी तक पहुँची, मॉडलिंग करने लगी। तो उस समय जैसे मेरी बेटी हो चुकी थी, लेकिन मैं दिखने में ठीक ठाक थी, मेरा फिगर बहुत अच्छा था, तो मुझे मॉडलिंग के असाइनमेंट जो थे मिल जाते थे और मैं करती थी, धड़ाधड़ करती जा रही थी। उसी बीच मेरी मुलाकात, जैसे एक शूट के सिलसिले में मैं मध्य प्रदेश गई हुई थी, तो मेरी मुलाकात सुमित्रा महाजन जी से हुई, एयरपोर्ट पे ही हुई। फिर मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई, उनसे मेरी बहुत लंबी बातचीत हुई। माया सिंह जी थे साथ में, तो उन लोगों से मैं मिली, बाद में मिलती रही, उनके घर गई, फिर उन्होंने मुझे इतना अपनापन दिया, उन्होंने मुझे बातचीत के माध्यम से बताया कि किस तरह से मैंने भी ऐसे ही संघर्ष किया। साइकिल पे आती जाती थी, घर का सारा काम करके जाती थी, बच्चों को कैसे स्कूल छोड़ना वो सारा मैनेज करती थी। और वो उस समय एमपी थी, 8 बार की एमपी रही है सुमित्रा महाजन जी, लोकसभा स्पीकर रही हैं, और इतनी बड़ी अचीवमेंट। तो मुझे लगा कि एक्टिंग के साथ साथ जो मेरे अंदर कहीं ना कहीं समाज सेवा का कीड़ा भी था, तो मुझे लगा कि क्यों ना, जब ये महिला ऐसा कर सकती है, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, इतने साधारण दिखती हैं, और मुझे भी ऐसे ही बनना है की तरह। तब मैंने शुरुआत की और उन्हीं से आशीर्वाद लेके मैंने बीजेपी ज्वाइन की, और मुझे बीजेपी ज्वाइन करते ही सबका बहुत मान सम्मान मिला, और सबसे पहले मुझे नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर की जिम्मेदारी मुझे मिली, और मैंने देश भर में घूम के ट्राइबल मोर्चा पे काम किया, जहाँ ट्राइबल क्षेत्र है मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ऐसे एरिया में मैंने काम किया। और मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, और जो भी खर्चा करना था मुझे, मैं बाई एयर आती जाती थी, लेकिन परिवार का सपोर्ट ना होता तो शायद मैं ये सब नहीं कर पाती। तो जब आपने राजनीति ज्वाइन की, बीजेपी पार्टी ज्वाइन की और चुनाव भी लड़ा, कैसा एक्सपीरियंस रहा चुनाव का? देखिए, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अब काफ़ी दूर तक आ गई हूँ राजनीति में। ये सेवा करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं बीजेपी का हिस्सा बन गई हूँ और इतने बड़े स्तर पे बन गई हूँ। तो मैंने लोकसभा के लिए प्रयास किया कि जिस तरह सुमित्रा महाजन जी लोकसभा चुनाव लड़ती थी, हर बार जीतती थी, लोगों की सेवा करती थी, तो वो भावना मेरे अंदर थी। मैंने लोकसभा हिसार के लिए मैंने मेरे संगठन से टिकट की
की गुजारिश की मुझे टिकट दिया जाए। और मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि मुझे हिसार से मुझे कहीं भी से आप मुझे चुनाव लड़वाइए, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगी और लोगों के बीच में रहूंगी हमेशा। तो मेरा नाम गया हिसार सीट के लिए, दिल्ली तक मेरा नाम आया, और लेकिन वो अलग बात है कि मेरा टिकट नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद विधानसभा का टिकट के लिए मुझे चुना गया, वो भी बहुत टफ सीट से मुझे चुना गया, तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और इसमें मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ऐसी टफ सीट के लिए सोनाली फोगाट को चुना गया। तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे संगठन ने मुझ पर भरोसा जताया और मैंने बहुत मेहनत की लगन के साथ, और आज भी लगी हुई हूँ, अपने लोगों के बीच रहती हूँ, अपना अभिनय के साथ साथ इन चीज़ों को भी मैं करती हूँ। विवादों से आपका जुड़ाव लगा रहता है, कभी कुछ। तो एक बहुचर्चित कांड है थप्पड़ कांड, तो उसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, उसके पीछे सच्चाई क्या थी आपकी? उसमें कुछ आपका अलग ही रूप देखने को मिला था उस दौरान। बिल्कुल, देखिए मैं उस तरीके की बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं हिंसा या झगड़े में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। हमेशा मैं एक इमोशनल हूँ और लोगों को अपना बनाती हूँ। हमेशा मतलब मेरा यही व्यवहार रहता है कि सब लोगों को अपना और उनके लिए कुछ काम किया जाए, उनके दुख दर्द दूर किया जाए सरकार के माध्यम से। ये चीज़ें मेरे मन के अंदर हमेशा रहती है। लेकिन कई आपके जीवन में कई हादसे ऐसे हो जाते हैं कि आपका बस नहीं होता। वो भी मेरे जीवन का एक ऐसा इंसिडेंट मैं मानूंगी जिसपे कई चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसा वो था जिसका जिक्र मैं पूरी तरह से नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये मामला जो है कोर्ट में है। अगर हम इसको पूरी तरह से मैं इसको खोल के रखती हूँ अपनी तरफ से, तो हम ये न्यायालय की तौहीन है अगर मैं इसको बयान करती हूँ। तो क्योंकि सारा मामला कई बार सुना जा चुका है, न्यायालय में है, पेपर में भी आया है, दूसरे पक्ष ने भी अपनी बात रखी, मैंने भी रखी, और मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ चलती हूँ। मुझे जब बिग बॉस का ऑफर आया तो मुझे लगा कि शायद मेरा जो असली व्यक्तित्व है लोग देखें उसको। कुछ लोगों ने मुझे गलत माना शुरुआत में उस इंसिडेंट में, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब ने कहा कि आपने अपने आत्मसम्मान के लिए ये सब किया। मैं उसी को बताना चाहती थी। मैं उसी आगे बिग बॉस पे आने वाला था आपके पास। तो बिग बॉस से जब आपके पास बुलावा आया तो क्या समय लिया आपने सोचने का मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, किसी से सलाह की, या एकदम बिग बॉस से बुलावा आया और आपने एकदम फैसला किया कि हाँ मुझे जाना चाहिए? कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर बिग बॉस? देखिए, एक आर्टिस्ट होने के नाते मैंने ज़रूर चैनल को हाँ की थी जब मेरे पास बुलावा आया। फिर मैंने मेरे संगठन में बातचीत की कि मैं ऐसे मैं जाना चाहती हूँ, और मेरे पास बुलावा आया तो उन्होंने हाँ भरी और कहा बिल्कुल जाइए, आप आर्टिस्ट हैं, आप शो का हिस्सा बन रही है, हमारे लिए गर्व की बात है। तो बिग बॉस के घर में जाना सबके लिए एक खुशी की बात थी, मेरे संगठन के लिए भी, मेरे लिए भी। और उसमें मैं खुल के अपने व्यक्तित्व को दिखा सकती थी कि मैं ऐसी हूँ, सोनाली फोगाट ये कर सकती है। वो जो इंसिडेंट था उसको भी कहीं ना कहीं मैं क्लियर करना चाहती थी। तो मैंने वहाँ पे अपना असली व्यक्तित्व दिखाया। मैं 4 हफ्ते वहाँ पे रही और मुझे लगता था कि मेरे जैसे जो भावुक लोग होते हैं वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाते, और जो झगड़ा करते हैं वो ज्यादा लंबा टिकते हैं। तो एक वीक गया, दूसरा वीक गया, सबने कहा सोनाली जी आप वैसी हैं, आपके साथ तो हम झगड़ा कर ही नहीं सकते। सबने मेरे से दोस्ती की, अच्छी की, लेकिन वहाँ पे जब जो नहीं बोलता उसको टारगेट कर लिया जाता है। मुझे 1-2 चीजों में मुझे टारगेट कर लिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना, हरियाणा वालों का खून बड़ा खोलता है, अगर गलत कुछ होता है तो वो देखिए, गलत को भी सहन करना अच्छी बात नहीं होती। तो मेरे अंदर वो क्वालिटी भी है, जब गलत होता है तो उसके लिए आवाज जरूर उठाती हूँ। तो बिग बॉस की बात में हम एक बात और जोड़ते हैं, कुछ जैसे आप गई थी तो कुछ दिन के बाद में अली से कुछ आपकी नज़दीकियाँ हुई थी रिलेशन में, दोस्ती में, तो वो कहाँ तक, कितनी सच्चाई उनमें थी, या कुछ स्क्रिप्टेड होता है बिग बॉस की तरफ से? देखिए, बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं होता ये। उसमें आपने देखा होगा वीकेंड पे सलमान जी ने कहा था, जो मैं बार-बार सलमान जी आप मुझे कुछ बोलते नहीं है, मैं क्या करूँ? अच्छा। मुझे कुछ आता नहीं है, मैं थोड़ा डांस कर लेती थी, कुछ लाइनें बोल के मैं ये कर रही थी, क्योंकि मुझे यही आता था और झगड़ा नहीं कर सकती थी। और मैं सबको समझाती थी, मैं नियम को फॉलो करने के लिए बोलती थी, घर में सफाई का
चीजों का, किचन का, ये चीजें मैं देखती थी क्योंकि मैंने जो सीखा था अपने घर में मैं वही बताऊंगी वहाँ पे। लेकिन अली वाला मामला जो आप पूछ रहे हैं उसमें सलमान जी ने अली को बोला, अरे सोनाली जी को सिखाना, बताना कैसे करते हैं। अली उसी दिन शुरू हो गया था। अच्छा। अली ने कहा कि अरे सोनाली जी आप तो बोलती नहीं, आपकी आंखें बोलती है, आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत है। कि एक महिला, मैं कहूँगी अगर वो सिंगल है, लड़की है, महिला है, तो अगर कोई पुरुष उसकी तारीफ करता है तो उसको अच्छा लगता है। नहीं, आप मानते हैं ना ये बात? नहीं, वो तो तारीफ तो किसी को भी अच्छी लगेगी, चाहे मैं हूं या वो आप है। लेकिन आपको अगर वो तारीफ कर भी रहे हैं तो आपको तो कम से कम ये पता था कि वो पहले ही सेट है गई। हाँ, तो मैं आती हूँ ना उस बात पे। बिल्कुल देखिए, ऐसा कोई इंसान नहीं है अगर किसी की हम तारीफ करते हैं तो वो आपसे गुस्सा करेगा। मैंने भी हंस के मुस्कुरा के मैं उसको जवाब देती थी, हाँ अली ठीक है, बस ये मेरा नेचर जैसा था, मैंने उस पर रिएक्ट किया वैसे ही। और मुझे वो अच्छा लगा और मैंने उसको कहा कि मेरी जो दोस्त थी बनी अर्शी, जिसके साथ मैं बेड शेयर करती थी, मैंने कहा अली मुझे अच्छा लग रहा है, मैं क्या करूँ। मतलब मुझे अली अच्छा लग रहा था, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लग रही थी। और उसका जो सारा दिन के जो एक्टिविटी थी, मैंने 2-3 दिन उसको देखा कि हाँ अली कैसा है, क्या है, ये सब मैंने देखा। और हाँ, मैंने उसको कहा मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन उसके बाद मैंने मेरा रास्ता क्लियर किया और सब जब मुझसे पूछते थे, मैं हंस के फिर मैं गेम शुरू किया, मैंने डांस वाला। मेरा जो गेम होता था, गेम मेरा वही था, गाने की 2 लाइनें गाना, चाहे मुझे ना आए गाना लेकिन मैं गाती थी और डांस करती थी। वो मैंने अली के साथ शुरू किया। फिर मुझे सब कहने लगे, सलमान जी ने भी कहा, अरे मुझे मतलब चीजों का एहसास हुआ, मुझे क्लियर था मुझे कोई प्यार नहीं है, मुझे अच्छा लगता है बस। मैंने हमेशा यही कहा है कि अली मुझे अच्छा लगता है, मुझे कोई उससे प्यार नहीं है। मुझे पता है जैस्मिन को मैं पिछले 5 साल से जानती हूँ, हमने एक शो में काम किया था साथ में। तो जैस्मिन बहुत अच्छी लड़की है और मुझे उनके रिश्ते से बहुत खुशी मिली जब मुझे पता चला कि अली और उनका वो रिलेशनशिप में है। तो आज भी मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ, उनका रिश्ता हमेशा चले और वो मेरे दोस्त रहेंगे। अली और जैस्मिन हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे। अगर जैस्मिन अली की लाइफ में नहीं होती तो ना होती तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वहीं पे जहाँ पे मैं रुकी थी कि अली अच्छा लग रहा है, वहीं तक मेरी सीमाएं हैं, उसके आगे मैं नहीं बढ़ सकती। धन्यवाद मैडम, आपका बात करने का, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाल कर आई आप यहाँ पे तहलका हरियाणा स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सोनाली फोगाट जी को, इनने अभी आज दिल खोलकर तहलका हरियाणा से बात की है। तो आप हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही, और सोनाली जी की जो न्यूज़ है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये मैडम के विचार जन जन तक पहुंच सके। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।